जो भाषा उसको कभी आती नहीं थी, जो उसने कभी सुनी नहीं थी, वो बोल रही थी, वो भी नींद में चलते चलते। Hi guys, this is Akira and I am back with yet another paranormal story time video। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये paranormal story time कैसे डाल दी इसने बैक टू बैक। तो let me just tell you कि जब अक्टूबर एंड आ जाता है ना, जब ये हैलोवीन का टाइम आ जाता है, जब विंटर्स आने वाली होती है, ये ऐसा टाइम है जब मुझे हॉरर कंटेंट कंज्यूम करना बहुत पसंद है। मतलब चाहे वो यूट्यूब वीडियोस हो हॉरर, या मूवीज़ हो हॉरर, या फिर हॉरर सीरीज़ हो, कुछ भी हॉरर हो, मुझे हॉरर कंटेंट बहुत पसंद आने लगता है इस टाइम के अराउंड। क्योंकि यार ना, रज़ाई में दुबक के कोजी होके एक कैंडल जला के हॉरर कंटेंट देखने का एक अलग ही मज़ा है, ठीक है, विथ योर फेवरेट स्नैक्स। सो मैं ऐसी पर्सन हूँ, मैं वही क्रिएट करना चाहती हूँ जो मैं देखना पसंद करती हूँ, राइट। एंड क्योंकि इस टाइम के अराउंड मुझे हॉरर कंटेंट कंज्यूम करना बहुत पसंद है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू पोस्ट मोर पैरानॉर्मल स्टोरीज ड्यूरिंग दिस टाइम। एंड आई नो आप लोग भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हो, आप मुझे बोलते रहते हो कि पैरानॉर्मल स्टोरी डालो, हॉरर स्टोरी डालो, ये वो। सो आई एम गोना ट्राई माई बेस्ट टू पोस्ट मोर एंड मोर हॉरर स्टोरीज फॉर यू दिस विंटर। सो गाइज, जो कहानी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, वो सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, ये एक वार्निंग है जो आपकी आंखें खोल देगी। ये जो इंसिडेंट है ना, ये मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने भेजा है जिनका नाम है नेहा। और ये जो पैरानॉर्मल इंसिडेंट है ना, जो उन्होंने मुझे बताया है, वो उनकी बेस्ट फ्रेंड रिया के साथ हुआ था। और इस इंसिडेंट की सबसे खौफनाक या सबसे डरा देने वाली बात ये है कि इस हॉरर स्टोरी में कोई भूत नहीं होने वाला है या कोई हॉन्टेड जगह नहीं होने वाली है। इस कहानी में किसी ने किसी पे काला जादू किया है उसकी लाइफ बर्बाद करने के लिए। और इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि काला जादू करने वाला भी रिया का कोई अपना था, और वो ये सब जानते समझते कर रहा था। वो ऐसा क्यों कर रहा था, ये जानने के लिए आपको पूरी स्टोरी सुननी पड़ेगी। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू द स्टोरी। सो मेरी सब्सक्राइबर नेहा जब कॉलेज गई तो उनके कॉलेज में उनकी बेस्ट फ्रेंड बनी रिया। ओके, सो नेहा और रिया बेस्ट फ्रेंड बन गए, दोनों बहुत क्लोज थे, और कॉलेज जो था उन्होंने साथ में बहुत एंजॉय किया। कॉलेज लाइफ जो थी उनकी काफ़ी सही चल रही थी। और रिया भी ऐसी प्रकार की लड़की थी कि शी वॉज़ वेरी लाइवली, शी यूज़ टू लव लाइफ, और बहुत ज़्यादा, मतलब ये दोनों मिलके मस्ती करते थे। सो कॉलेज लाइफ इन लोगों की बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ ना, उसके बाद से अजीबोगरीब चीज़ें शुरू हो गई रिया की लाइफ में। और चीज़ें जब शुरू हुई ना, तो नॉर्मल सी लग रही थी। मतलब पहले तो ना छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज़, फटीग, नींद ना आना, एंग्जाइटी होना, ये सब चीज़ों से ना उसकी लाइफ जो थी वो डाउनहिल जानी शुरू हुई। लेकिन ये सब छोटी मोटी चीज़ें थी, ठीक है। तो पहले ये सब चीज़ें जब हुई उतना ध्यान रिया ने भी नहीं दिया। लेकिन ना फिर धीरे धीरे सब कुछ बहुत डार्क होने लगा। रिया का वज़न बहुत ज़्यादा गिरने लगा, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आने लगे, और ना उसको खाना खाने का मन ही नहीं होता था। मतलब वो कहती थी कि खाना कड़वा लग रहा है, खाना गले से नहीं उतर रहा है। तो नेचुरली अगर कोई खाना ही नहीं खाएगा तो ऑब्वियसली उसका वज़न गिर जाएगा और वो बहुत ज़्यादा वीक लगने लगेगा पर्सन। सो वैसा ही कुछ रिया के साथ हो रहा था। एंड धीरे धीरे क्या होने लगा कि एवरीवन यूज्ड टू फील कि रिया इजंट द सेम गर्ल दैट शी यूज्ड टू बी एनीमोर। उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगे थे, उसके बिहेवियरल पैटर्न्स में, उसके मूड में। उसका जो मूड था ना, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करता था। मतलब एक पल वो हंसने लगेगी, एक पल वो रोने लगेगी, एक पल वो गुस्सा हो जाएगी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे उसके इमोशंस की डोर किसी और के हाथ में हो और कोई और उसकी इमोशंस को कंट्रोल कर रहा हो। तब भी जो है नेहा की थोड़ी बहुत बात रिया से होती थी। तो रिया ने एक दिन उसे बताया कि मुझे ना कॉन्स्टेंटली ऐसा लगता है जैसे ना मेरी बॉडी मेरे बस में भी नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा वीक भी फील होता है। ऑल्सो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत करीब है मेरे और सांस ले रहा है। मतलब ऐसे पीछे से मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसे मेरे पीछे सांस ले रहा है, बट शी इज़ लाइक कि मैं पलट के देखती हूँ तो कोई नहीं होता है। बट दैट इज़ क्रीपिंग मी आउट कि मेरी हेल्थ ख़राब हो रही है और मुझे ऐसे अजीब अजीब से एहसास हो रहे हैं, तो मुझे बहुत डर लग रहा है। और क्या होता है कि जब मैं रात को सोने जाती हूँ ना, तो मेरी बेडशीट से लोबान की स्मेल आती है बहुत ज़्यादा तेज़। जबकि हमारे घर में तो हम लोबान जलाते नहीं हैं, ना कोई ऐसी अगरबत्ती यूज़ करते जिसमें लोबान हो, बट स्टिल मेरी जो बेडशीट है ना, उसमें से स्मेल आती है लोबान की।
और साथ ही साथ उसने नेहा को ये भी बताया कि उसे ना बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब सपने आते थे अगर नींद आ गई तो, मतलब पहले तो नींद आती नहीं थी और अगर आई तो उसे बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब सपने आते थे और उसके ना सपनों में अजीब सी अरेबिक चांट्स चलती रहती थी जो उसने ना कभी सुनी है ना कभी, मतलब उन चैंट्स का जिक्र उसने नहीं सुना है लेकिन फिर भी वो उसे सुनाई देती थी। तो ये सारी अजीबोगरीब चीज़ें जो उसके साथ हो रही थी ना वो नेहा को बता रही थी कि भाई मेरी लाइफ ना एकदम से उलट पलट हो गई और आई डोंट फील नॉर्मल एनी मोर। ऑल्सो रिया के साथ एक और चीज़ होती थी कि जब वो रात को सोने जाती थी ना तो उसके कमरे का जो गेट था वो बंद कर देती थी, ठीक है। तो उस गेट के आगे उसे ऐसा लगता था कॉर्नर में चुपचाप एक लंबा सा डार्क सा फिगर खड़ा हुआ है। तो ये भी उसके साथ रोज होने लगा। मतलब ये सब चीज़ें ना उसकी लाइफ में नॉर्मल हो गई थी ब्रो, कि मतलब हेल्थ इश्यूज आते रहेंगे, उसको अजीबोगरीब सपने आते रहेंगे, वो डार्क सा फिगर दिखता रहेगा, किसी की कॉन्स्टेंटली उसको जो है प्रेजेंस महसूस होती रहेगी, अरेबिक चांट्स चलती रहती थी उसके सपने में। तो ये सब चीज़ें ना उसके लिए नॉर्मल हो गई थी, इतना ज़्यादा ये सब उसके साथ होने लगा था और वो नॉर्मली नेहा को ये सब शेयर करी थी। एंड नेहा ऑल्सो फेल्ट रियली क्रीप्ड आउट कि ये सब इसके साथ क्या हो रहा है। सो क्या हुआ बाद में कि जब ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी तो रिया ने अपने पेरेंट्स को बताया, ओके। और उसके पेरेंट्स उसको देख ही रहे थे कि भाई इसका वज़न गिर रहा है, इसकी हेल्थ में ये हो रहा है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। सो उसके पेरेंट्स एक डॉक्टर के पास जाते, फिर दूसरे के पास जाते, फिर तीसरे के पास जाते, हर डॉक्टर को उन्होंने दिखा लिया, हर तरीके की रिपोर्ट निकलवा ली, चाहे वो एमआरआई हो, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे वो सोनोग्राफी हो, कुछ भी हो, हर तरीके की रिपोर्ट उसकी निकला ली। रिपोर्ट्स में कभी कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं थी, उसकी बॉडी में एज सच कोई इशू नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें उसके साथ हो रही थी। सो रिया वॉज फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं लेकिन ये रिपोर्ट्स में ट्रांसलेट नहीं हो रही है, तो हो क्या रहा है मेरे साथ, एम आई गोइंग क्रेजी। अब इतना होने के बाद क्या हुआ कि रिया के पेरेंट्स ना उसको किसी थेरेपिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर के गए एंड वो भी जो भी डॉक्टर था ना उसने क्या करा कि उसको नींद की दवाई दे दी। तो इन लोगों को लगा कि नींद की दवाई देने के बाद शायद सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी क्योंकि इसको प्रॉपर स्लीप मिलेगी तो मे बी शी विल स्टार्ट रिकवरिंग। लेकिन जैसे ही वो स्लीप की वो जो भी दवाई थी वो लेने लगी ना उसकी लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स शुरू होने लगी क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब चीज़ें सुनाई और दिखाई देने लगी जो कि ऑब्वियसली और कोई एक्सपीरियंस नहीं कर रहा था, सिर्फ वो ही कर रही थी। तो जब उसने ये चीज़ अपने पेरेंट्स को, डॉक्टर को बताई तो उन लोगों को लगा कि ये हेल्यूसिनेट कर रही है। But she was not hallucinating. What she was hearing, what she was seeing, what she was feeling was very much real. But बात यही है ना कि वो सब सिर्फ वो ही महसूस कर पा रही थी, उन सब चीज़ों का इम्पैक्ट भी सिर्फ वो ही ले पा रही थी और किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि what's wrong with her. उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन ना नेहा और रिया बात कर रहे थे तो रिया ने नेहा को बोला कि वाई डोंट यू कम एट माई हाउस, यू नो इट्स बिन सो लॉन्ग, तू आजा अपन स्लीप ओवर करते हैं। एंड नेहा वॉज ऑल्सो लाइक कि भाई शी इज़ सफरिंग थ्रू सो मच, इतना ज़्यादा उसकी लाइफ में चल रहा है, आई शुड जस्ट गो एंड सपोर्ट हर, यू नो मे बी उसको बेटर लगे मेरे जाने से। सो नेहा वेंट टू रियाज हाउस एंड सब ठीक था। फिर रात को वो लोग सो गए एंड जो नेहा थी उसने भी रियलाइज़ किया कि जो रिया का रूम था ना वो बाकी उसके घर से बहुत ज़्यादा ठंडा था। सो सिर्फ और सिर्फ रिया का रूम ठंडा है, ठीक है। ऑल्सो उसके रूम की जो लाइट्स थी ना वो फ्लिकर कर रही थी, बट नेहा ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उन लोगों ने लाइट वाइट बंद की एंड दे जस्ट स्लेप्ट, ओके। रात को क्या हुआ कि रिया थी ना वो नींद से उठ के चलने लगी और सिर्फ चल नहीं रही थी, वो चलते चलते अरेबिक चांट्स बोल रही थी, जो भाषा उसको कभी आती नहीं थी, जो उसने कभी सुनी नहीं थी, वो बोल रही थी, वो भी नींद में चलते चलते। जब नेहा ने ये मंजर देखा शी गॉट सो स्कैर्ड, मतलब उस रात वो एक पल के लिए भी नहीं सोई बिकॉज वो सब कुछ बहुत ज़्यादा डरावना था। अगले दिन वो उठी, अपने घर पे गई एंड शी वॉज सो क्रीप्ड आउट। बट एक चीज़ नेहा को भी समझ में आ गई कि वॉट एवर रिया इज़ गोइंग थ्रू इज़ वेरी मच रियल, इट्स नॉट वहम एनी मोर, ये सब हो रहा है एक्चुअल में बिकॉज शी लिटरली सॉ हर फिजिकली गेटिंग अप फ्रॉम हर स्लीप एंड चैंटिंग इन अरेबिक। अब क्या हुआ जब चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब होने लगी ना तो रिया की एक आंटी थी, उन्होंने सजेस्ट किया कि इसको ना किसी मौलाना के पास लेके जाओ, मुझे ऐसा लगता है कि इसको बहुत बुरी नज़र लगी है। तो उसके जो पेरेंट्स थे ना रिया के, पहले वो गए मौलाना के पास और उनको पूरी बात बताई। तो मौलाना को बहुत ज़्यादा अजीब लगा और उनको ऐसा लगा कि ये छोटा नहीं लग रहा मैटर जो भी है।
तो ही इज़ लाइक कि मुझे आपके घर आके देखना पड़ेगा कि इशू क्या है। तो एक दिन मौलाना उनके घर आए और वो पूरे घर की रेकी करने लगे, पूरे घर का वो देखने लगे माहौल कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, और वो पूरा घर देख रहे थे। एंड देन ही एंटर्ड इनटू रियाज रूम, ओके। और वो चलते चलते रिया के रूम की कबर्ड के पास रुक गए और वो बोले कि इस कबर्ड में ना कुछ रखा गया है। तो रिया पे जो है वो सिर्फ नज़र नहीं है, उस पे काला जादू किया गया है और उसके किसी अपने ने ही किया है। उसके बाद क्या हुआ कि जो मौलाना थे ना, उन्होंने वो कबर्ड को पूरा चेक करवाया, कबर्ड के अंदर देखा, ऊपर देखा और कबर्ड के पीछे भी देखा। तो जैसे ही उन लोगों ने कबर्ड के पीछे देखा ना, उनको एक पोटली मिली, एक पाउच मिला जिसके अंदर ना रिया की छोटी सी फोटो थी, बाल थे और हल्दी की गांठ थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उस पोटली में थी और मौलाना ने जब वो देखी, वो तुरंत समझ गए कि इस पे पक्का काला जादू हुआ है। और फिर उन्होंने क्या किया कि अपने जो भी रिचुअल्स वगैरह थे वो किए, और इन लोगों ने भी थोड़ा बहुत जो पता कर सकते थे चीज़ें की। आई डोंट नो हाउ, बट सम हाउ दे अंडरस्टूड कि रिया का एक कज़िन चाचा का बेटा है, ठीक है। बहुत दूर दूर के कजिन्स नहीं होते, बहुत ज़्यादा दूर के, वैसा कोई लड़का है रिश्तेदारी में जिसने उस पे ये काला जादू किया है, ये उनको पता चल गया। अब जब रिया के पेरेंट्स को, उसकी फैमिली को पता चला कि ऐसे इसका जो कजिन है, चाचा का लड़का जो है, वो उस पे काला जादू कर रहा है, तो वो सोचने लगे कि ये ऐसे कर क्यों रहा है। क्योंकि भाई ये लोग बोले कि बचपन में खेले हैं, मतलब रिया और वो लड़का बचपन से साथ में खेले हैं, दे वर क्लोज, और ऐसा कोई मतलब प्रॉब्लम हुआ नहीं उनके बीच में कि वो ऐसे इस पे काला जादू करे। तो ऐसा हुआ क्या जो उसने इस पे काला जादू किया। तो जब उन्होंने रिया से पूछा ना, तो रिया ने उनको बताया, उसके पेरेंट्स को, फैमिली वगैरह को, कि क्या हुआ कि 2 साल पहले वो जो लड़का था ना, उसने रिया को प्रपोज किया था। मतलब ऐसे ही खेल खेल में ना उसने उसको बोल दिया था कि मुझे तू बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे तुझसे ही शादी करनी है। तो रिया ने उसको बोला कि पागल, तू मजाक कर रहा है क्या, मैं तुझसे शादी करूंगी क्या, तू तो मेरे भाई जैसा है। ऐसे करके उसने भी मजाक में वो बात उड़ा दी, क्योंकि उसको लगा कि वो बंदा भी मजाक कर रहा है। लेकिन वो बंदा मजाक नहीं कर रहा था, ही वॉज सीरियस। और जिस तरीके से रिया ने उसको बोला ना कि नहीं भाई, मैं तेरे बारे में ऐसे नहीं सोचती, तू तो मेरे भाई जैसा है, सो ये सुन के ना उसका ईगो हर्ट हो गया। उसको ऐसा लगा कि ये मुझे लायक नहीं समझती अपना पति बनाने के। ऐसे सोच के उसने उसको एज अ वेरी बैड रिजेक्शन ले लिया कि ये मुझे बहुत बैड वे में रिजेक्ट कर रही है, और उसकी ईगो हर्ट हो गई। तो उसके अंदर ये ना एक भाव आ गया उसके अंदर कि भाई ये मेरी नहीं हो सकती, तो मैं इसको किसी की नहीं होने दूंगा। वैसे भी इसमें क्या इतना एटीट्यूड है जो ये मुझे रिजेक्ट करे। तो उसी मोमेंट से वो उसकी लाइफ बर्बाद करने पे तुल गया था। अब जब ये इंसिडेंट हुआ ना रिजेक्शन वाला, तो रिया के कजिन ने क्या किया, एक बाबा से मिलना शुरू किया, ठीक है। और बाबा से पूरी बात करी कि मुझे ऐसे ऐसे करके इसकी लाइफ खराब करनी है। तो वो जो भी बाबा था ना, उसने रिया के कजिन को बोला कि इसके बाल लेके आओ पहले तुम मेरे पास। तो उसने जैसे तैसे करके रिया के घर से उसके बाल जुगाड़ लिए और बाल लेके बाबा के पास चला गया। और उसकी फोटो वोटो भी छोटी उसको चाहिए थी, वो भी मतलब जो भी बेसिकली उसने मांगा वो जाके उसने सब कुछ बाबा को दे दिया। और फिर बाबा ने जो है रिया पे किया बंदिश रिचुअल। एंड ये जो रिचुअल होता है ना, ये किसी को मारने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि उसका हेल्थ, कॉन्फिडेंस और उसकी बेसिकली ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए किया जाता है। अब क्या हुआ गाइस, जब ये सब चीज़ें पता चली, जब ये सारे राज खुले ना, तो मौलाना को काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई और उनको समझ आ गया कि रिया के साथ हुआ क्या है। और उनको ये भी पता था कि अब उन्हें क्या करना है रिया को ठीक करने के लिए। तो वो जो मौलाना थे ना, उन्होंने रिया के लिए 21 डेज़ का एक क्लेंजिंग प्रोसेस स्टार्ट किया, जहाँ पे वाटर, सॉल्ट, ये सब चीज़ें यूज़ करके उसको क्लेंज करते थे बेसिकली। और कुरानिक रेसिटेशंस भी होती थी। जैसे ही ये चीज़ें होने लगी ना, रिया के साथ अजीब चीज़ें होती थी। जैसे कि कभी ना उसकी बेडशीट पे कीड़े मरे हुए मिलते थे, और वो भी एक अजीब सी डरावनी पैटर्न में मरे हुए मिलते थे। कभी उसकी बेडशीट पे सूखे हुए खून के ड्रॉप्स मिलते थे। ऐसी सब चीज़ें अजीब सी होती थी। और कई बार ऐसा होता था कि जब वो कुरानिक रेसिटेशंस होती थी ना, तो रिया बहुत ज़ोर ज़ोर से चिंगाड़े मार के चिल्लाने लगती थी। ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर से कोई लड़ रहा हो। अब क्या हुआ गाइज, ऐसे जो क्लेंजिंग प्रोसेस थी ना रिया की, वो चलती रही 19 डे तक तो चलती रही। और 20th डे पे क्या हुआ कि जब उसकी क्लेंजिंग प्रोसेस हो रही थी ना, अचानक से रिया एक मेल वॉइस में बात करने लगी। ऐसी वॉइस जो कभी उसके मुंह से किसी ने नहीं सुनी, मतलब लिटरली वो एक मेल वॉइस थी।
और वो बहुत ज़ोर से बोलने लगी और वो कोई ऐसी भाषा बोल रही थी जो उसने कभी नहीं बोली। तो मौलाना समझ गए कि मे बी शी इज़ पजेस्ड और समथिंग, मे बी शी हैज़ समथिंग नेगेटिव अटैच्ड टू हर, पता नहीं उसके अंदर कुछ तो है जो उसे ठीक नहीं होने दे रहा है। तो जो मौलाना थे ना, उन्होंने तुरंत वो उस टाइम पे वो जो क्लेंजिंग प्रोसेस थी वो रोकी और रिया की फैमिली को बोला कि जब तक उस इंसान से इस लड़की का रिश्ता नहीं टूटेगा ना, तब तक ये ठीक नहीं हो पाएगी। तो उसी दिन इसकी जो फैमिली थी रिया की, उन लोगों ने कॉल किया उसके कज़िन की फैमिली को और उनसे सारे रिश्ते नाते सब कुछ तोड़ दिया ऑफिशियली। उन लोगों को सब जगह ब्लॉक कर दिया और उस लड़के को भी बोल दिया कि अब हमारी बेटी से दूर रहना, अब हम लोगों का तुमसे कोई वास्ता नहीं है। और उसके बाद जैसे ही 21st डे का क्लेंजिंग प्रोसेस हुआ, रिया धीरे धीरे बेटर होने लगी क्योंकि अब रिश्ता भी टूट चुका था, क्लेंजिंग प्रोसेस भी हो चुकी थी। तो नाउ रिया स्टार्टेड गेटिंग अ लिटिल बिट बेटर। लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ कि रिया का भाई जो था ना, वो उनके घर के एटिक में गया किसी काम से और उसे न एक पोटली मिली लाल कलर की, ठीक है। और जब उसने वो पोटली खोली तो उसने देखा कि उसमें रिया की एक फ़ोटो है छोटी और उसकी जो आंखें थी ना, उसको उसमें स्क्रैच कर दिया गया था। उसमें भी रिया के बाल थे और वो जो पोटली थी ना, उसको काले धागे से बांधा गया था। सो इन लोगों को वो भी शेडी लगा कि ये ऐसी पोटली हमारे घर में कैसे आई, यू नो। तो देवर अ बिट क्रीप्ड आउट, बट उसकी जो फैमिली थी ना, उसने डिसाइड किया कि ये चीज़ हम रिया को नहीं बताएंगे। तो रिया को बताए बिना ही उन्होंने वो जो भी पोटली और वो जो भी सामान था चुपचाप उसको बताए बिना जला दिया। अब गाइस, जैसे ही रिया की जो फैमिली थी उन्होंने वो जो पोटली थी वो जलाई ना, उसके बाद क्या होने लगा कि रिया रोज़ रात को 3 बजे उठने लगी। अपने आप ही उसकी नींद खुल जाती थी और ऐसा नहीं है कि वो होश में नहीं होती थी पहले की तरह, अब वो होश में ही उठती थी और बहुत ज़्यादा घबराई हुई उठती थी। मतलब उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा होता था, एक होता है ना मतलब सीवियर एंग्जाइटी, वैसा उसको होने लगता था कि मतलब वो 3 बजे उठती थी और वो सीधा पैनिक अटैक में चली जाती थी और उसके कानों में सीटी जैसी आवाज़ आने लगती थी। तो ये अजीब सी चीज़ उसके साथ होने लगी और इसी टाइम के अराउंड उसको एक दिन रात को कॉल आया उसके उसी कज़िन का और कॉल पे वो यही बोला कि तूने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया, तू मेरी हो नहीं पाई, लेकिन मैं तुझे अभी भी किसी की नहीं होने दूंगा। सो मतलब अभी भी वो ही वॉज स्टक अप ऑन हर कि मतलब मैं अभी भी इसको जीने नहीं दूंगा शांति से, इतनी उसकी लाइफ ख़राब करने के बाद भी। सो ये जब कॉल आया रिया को, शी जस्ट इग्नोर्ड इट एंड उसके बाद वो कोशिश करने लगी कि अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जिए। रिया अब बेटर है बट शी हैज़ चेंज्ड। वो अकेले नहीं सोती, उसे अकेले सोने में डर लगता है। वो सारे मिरर्स को कवर कर देती है रात को सोते टाइम और घर के हर तरफ हर कोने में वो नमक रखती है। और एक सबसे अजीब चीज़ जो रिया के साथ होने लगी है वो ये है कि वो जब भी मस्जिद के सामने से गुजरती है उसकी नाक से खून आने लगता है, जो कि पहले कभी नहीं होता था लेकिन अब होता है। सो ये कह सकते हैं कि वो जीती है, मुस्कुराती है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उसकी सोल का कोई एक पार्ट है जो वो खो चुकी है। जो एक्सपीरियंस से वो गो थ्रू की वो बहुत ही ज़्यादा डार्क था और जो ये डार्क एक्सपीरियंस था ना, वो उसकी लाइफ का एक ऐसा पार्ट बन गया है जिसको ना वो याद रखना चाहती है और ना ही भुला पाती है। सो शी सर्वाइव्ड बट शी लॉस्ट अ पार्ट ऑफ हर सेल्फ इन दैट बैटल। सो गाइज, दिस वॉज द स्टोरी। आई थिंक ये हॉरर नहीं था, ये मिरर था एक्चुअली, जो हमें ये बताता है कि हमेशा जो बुराई होती है ना, वो भूतों पिशाचों, हॉन्टेड प्लेसेस और अंधेरे में नहीं होती। कई बार बुराई दिन के उजाले में होती है और उन लोगों में होती है जिनको हम अपना समझते हैं। सो वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि कभी कभी दुश्मन जो होता है ना, वो घर के बाहर नहीं, घर के अंदर ही होता है। सो या गाइज, ये जो स्टोरी थी बहुत ज़्यादा क्रीपी थी, बहुत ज़्यादा स्कैरी थी। इट वॉज़ वेरी बोन चिलिंग बिकॉज इट शोज़ यू कि कुछ लोग छोटी सी चीज़ के पीछे कितना कुछ कर सकते हैं। इमेजिन ही वेंट टू सच लेंथ्स टू डिस्ट्रॉय हर लाइफ जस्ट बिकॉज शी डिड नॉट लाइक हिम रोमांटिकली। एंड आई हैव सेड दिस बिफोर एंड आई विल से इट अगेन कि अगर आप किसी को भी रिजेक्ट करते हो, प्लीज़ डू इट पोलाइटली बिकॉज यू डोंट नो कि कितने सारे मीनियक्स आर roaming around us, okay, and they would be ready to hurt you if you hurt their fragile ego. So yeah guys, I hope you liked the story and I hope you learned something from it. And yeah, that's it for today. I'll meet you in my next one. Until then, bye.